हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अर्थमेटिक मीन्स, यानी कि हिंदी में बोले तो समांतर माध्य। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी आपको पढ़ाया था। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी का n पद और समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये सब हमने जो बेसिक चीजें थी समांतर श्रेणी की उसको हमने बता दिया है। अब आज उसी सीरीज में आज नंबर आया है समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन्स का। ठीक है, तो देखते हैं कि ये समांतर माध्य होता क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ये मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, ए प्लस डी ए प्लस टू डी। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद है, और डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है इस श्रेणी का, या सार्वंतर जिसको कहते हैं ये। और पदों की संख्या इसमें मान लीजिए 3 है। ये 3 पद की कोई एक समांतर श्रेणी है, तो इस 3 पद की श्रेणी में जो है, जो आपको ये मिड टर्म दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा अर्थ समांतर माध्य। समांतर माध्य या अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन्स, या फिर इसको हम शॉर्टकट में एएम से हम लोग इसको भी जानते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है ए से। सॉरी, ए से नहीं, इसको डिनोट किया जाता है यम से। यम से हम ए से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, कोई हम कसम नहीं खा सकते हैं कि यम से ही डिनोट किया जाता है। ए से भी डिनोट कर सकते हैं, यम से किसी अंक से भी हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, यदि कोई 3 क्वांटिटी या फिर 3 से अधिक क्वांटिटी हो, वो अगर समांतर श्रेणी में है, तो उनका मिड टर्म यानी कि मध्य का जो पद होता है वो बाकी इन दोनों पदों का समांतर माध्य कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस श्रेणी में a प्लस डी समांतर माध्य है a और a प्लस 2d का। ठीक है, अब इसको हम निकालते कैसे हैं? अगर कोई तीन क्वांटिटी 3 राशियां अगर समांतर श्रेणी में है, तो उनके बीच एक रिलेशन होता है। अगर कोई 3 राशियां अगर समांतर श्रेणी में है, तो उनका एक रिलेशन होता है मध्य पद का दुगना और प्रथम इक्वल टू प्रथम अंतिम का योग। यानी कि इसका जो हम मिड टर्म है, इसका हम 2 गुना कर दें, और ये जो पद हैं ये और ये, इनको हम जो है प्लस ऐड कर दें, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ देख लीजिए 2 इंटू ए प्लस डी आ गया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 2a प्लस 2d, या 2 को हम कॉमन कर ले तो a प्लस 2d, और सेम a भी वही है। तो देख रहे हैं अगर 3 राशियां समांतर श्रेणी में हैं, तो उनके मध्य पद का दुगना और प्रथम और अंतिम के योग आपस में बराबर होते हैं, जिसको हमने प्रूफ कर दिया। और अभी अभी हमने बताया ये जो मध्य पद होता है यही इन दोनों बाकी दोनों का समांतर माध्य होता है। ठीक है, तो अब समांतर स्पेशल और समांतर माध्य के लिए पढ़ते हैं। अब यहां पर हम मानते हैं लेट ए कोई समांतर श्रेणी है, लेट एन अर्थमेटिक, हम पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट में हम एपी लिख देते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होता है, जो समझते हैं आप। माना कोई एक समांतर श्रेणी है जो इस प्रकार से है, ए
यम और बी, यानी कि इसका प्रथम पद, ये तीन पद की कोई श्रेणी है तो जिसका प्रथम पद ए है और जो है सेकंड टर्म जो है इसका यम है और लास्ट टर्म जो है बी है, तो और तो इस श्रेणी में जो यम कहलाएगा समांतर माध्य, यम जो है समांतर माध्य कहलाएगा ए और बी का। और अभी हमने रिलेशन आपको बताया, अगर कोई तीन राशियां समांतर श्रेणी में है तो उनका मध्य पद का दुगुना प्रथम पद अंतिम पद के योग के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m इज इक्वल टू a प्लस बी, या फिर m इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो अगर हमको कोई जो है श्रेणी दी गई हो उसका हमको समांतर माध्य अगर पूछ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रथम और अंतिम का योग में 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसका समांतर माध्य आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया समांतर माध्य के लिए एक छोटा सा फार्मूला। ठीक है, इसको आप चाहे कॉपी कर सकते हैं। अब हम इसी से बेस्ड जो है एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन मान लीजिए कोई जो है समांतर श्रेणी हमको दे दी गई हो, मान लीजिए उस समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार की हो 2 then 5 और 8। तो यहाँ पर अभी हमने बताया कि ये जो है मध्य पद, ये मध्य पद जो है इन दोनों का समांतर माध्य होता है। ठीक है, तो अब ठीक है हम इस तरह से लिखते हैं 2 और इसको हम मिड टर्म को कुछ अननोन क्वांटिटी हम m मान लेते हैं। 2m और 8 ये जो है समांतर श्रेणी में हो तो इनका इस श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य इसका क्या होगा, अभी समांतर माध्य का फार्मूला आपने पढ़ा इस तरह से कुछ m इक्वल टू a प्लस बी अपान 2। ठीक है, तो a की जगह पर यहाँ पर कौन है 2 और b की जगह पर क्या है 8, तो और 2 तो जो है पता ही हमको 2 प्लस 8 अपान 2 बराबर ये हो जाएगा 8 2 10 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा समांतर माध्य आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक तो आप समांतर माध्य को आप समझ गए होंगे। अब हम इसके जो समांतर माध्य का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए बढ़िया से, समांतर माध्य। ठीक है, अब हमको अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो है टू फाइंड एन अर्थमेटिक मीन्स between two numbers a and b, यानी कि ये कह रहा है कि कोई दो संख्या a और b है और उसके बीच n अर्थमेटिक मीन्स यानी कि n समांतर माध्य पद है, यानी कि दो संख्याओं a और b के बीच में n समांतर माध्य पद ज्ञात करना। इसका जो है इस आर्टिकल जो है, इसका आर्टिकल का मतलब यही है। ठीक है, अब इसको जो है हम प्रूफ करते हैं।
अब यहाँ पर प्रूफ की बात अगर करें तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, क्या माना कि दो राशियां a और b के बीच n समांतर माध्य पद हैं। माना n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। हम माने हैं क्या, n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, a और b के बीच n समांतर माध्य पद वो क्या है, वो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। ठीक है, जो है ये कोई जो मतलब a और b दो नंबर है, उनके दोनों नंबरों के बीच में ये n समांतर माध्य पद हैं, जिनको हम क्रमशः a1 a2 a3 और an के नाम से जो है हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो ये n समांतर माध्य पद है a और b के बीच में, अतः तब वो समांतर श्रेणी की कैसी होगी, वो समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार की होगी। a जो है शुरुआत सबसे पहले a और b के बीच में यहाँ पर कहीं a होगा और यहाँ लास्ट में कहीं b होगा, और इनके बीच में n समांतर माध्य पद है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an यहाँ प्लस b, यानी कि a और b दो संख्याएं हैं, इनके बीच में ये n समांतर माध्य पद है। तो ये जो समांतर श्रेणी एक बन रही है, जो इसमें जो है पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने का हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म की बात करें इस श्रेणी की, हम नंबर ऑफ टर्म थोड़ा ऊपर लिखते हैं, नहीं जगह की कमी हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म इन दिस सीरीज क्या हो जाएगा, क्योंकि n समांतर माध्य पद है और दो a और b दो संख्याएं हमने अलग से लगाई है, तो इसमें पदों की संख्या हो जाएगी n प्लस 2। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस जो हम मानते थे, कॉमन डिफरेंस माना इन संख्याओं के बीच में कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म जो है इस श्रेणी का लास्ट टर्म, जिसको हम यल से डिनोट करते थे, वो क्या b है, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते थे और स्मॉल a है भी यहाँ पर। ठीक है, तब इसके बाद हम इस क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो यल यानी कि लास्ट टर्म हमने एक फार्मूला पढ़ा है, यल इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हम जो लास्ट टर्म का फार्मूला हमने आपको बताया, प्रूफ कराया है पीछे, जो यल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। a जो है फर्स्ट टर्म था, n जो है नंबर ऑफ टर्म था, और d जो है कॉमन डिफरेंस था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लास्ट टर्म का फार्मूला पढ़ते हैं। तो और ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। यल का मतलब हुआ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इस श्रेणी में क्या है, इस श्रेणी में लास्ट टर्म हमको b दिख रहा है, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू a यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, स्मॉल a है, और प्लस n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म पूरा कितने हैं इस श्रेणी में, जो है n प्लस 2 है, स्मॉल n हमने माना है, तो n प्लस 2 है, और माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस जो था, यहाँ पर हमने स्मॉल डी माना है। ठीक है, स्मॉल डी हो गया। अब फिर हम एक पद और जाते हैं, b इक्वल टू a प्लस
n 2 1 घट गया तो हो जाएगा n प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको d की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम लिख सकते हैं अब क्या नेक्स्ट टर्म में n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या b माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तो d की वैल्यू हम यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें क्या मिल गई, d इज इक्वल टू हमको मिला b माइनस ए अपान n प्लस 1। ठीक है, d की वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई n प्लस b माइनस ए अपान n प्लस 1। यहाँ से हमको ये d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमको मिटाना पड़ेगा पूरा क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसलिए मिटाते हैं पहले पूरा। ठीक है, तो d की वैल्यू हमको यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमको मिल गई है। ठीक है, तो अब भाई हमको फिर से जो श्रेणी हमने सीरीज लिखा था उसको हम फिर से लिखना पड़ेगा हमको। श्रेणी इस तरह से बनी थी a प्लस फर्स्ट a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन an प्लस b, ये हमको श्रेणी वहां पे मिली थी। ठीक है, जब अब हमको जो है d पता है यानी कॉमन डिफरेंस पता चल गया है इस श्रेणी का, तो जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया है और फर्स्ट टर्म भी पता है तो हम a1 की वैल्यू निकाल सकते, a1 a2 a3 और an सबकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखते हैं a1 a2 क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें a1 की तो a1 क्या होगा, a1 इक्वल टू यानी कि श्रेणी समांतर श्रेणी है तो ये जो स्मॉल a में कॉमन डिफरेंस को जोड़ा गया होगा तभी a1 प्राप्त हुआ होगा। तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमको पता चल गया है और फर्स्ट टर्म भी पता है तो हम a1 और a2 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a1 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, a1 इक्वल टू a प्लस डी और a प्लस डी की वैल्यू हमको वहां पर मिली है b माइनस ए अपान n प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से तो हो जाएगा an प्लस a प्लस b माइनस a अपान n प्लस 1। ठीक है, a से a कट जा रहा है तो हमको बचा an प्लस b। a1 इज इक्वल टू an प्लस b अपान n प्लस 1 हमको मिला। सेम इसी प्रकार अब हम a2 की बात करें तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कि जो हम कॉमन डिफरेंस दो बार जोड़ा हो गया होगा तब a2 प्राप्त हुआ होगा तो 2 इंटू डी। ठीक है, डी एक बार लिख देते हैं। अब ये क्या होगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू वहां से b माइनस ए अपान n प्लस 1। ठीक है, इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा an प्लस a प्लस 2b माइनस 2a अपान n प्लस 1। तो और a2 यहां लिखते हैं, फिर a2 इक्वल टू हो गया क्या, यहाँ
ए माइनस 2a है तो a के यहाँ चला जाएगा, माइनस a बचेगा, तो मिला क्या यहाँ पर 2b माइनस an माइनस a को मिल रहा है an माइनस a, तो प्लस लिख देते हैं बात an माइनस ए अपान n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम जो a को अगर कॉमन ले लें तो n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम a को कॉमन ले रहे हैं, a n माइनस 1। ठीक है, तो a2 की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, ठीक है, +2। ठीक है, अब आते हैं A3 पर। A3 तो A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस A3 जो है यानी कि D D D यानी कि 3 बार हम कॉमन डिफरेंस को जोड़े होंगे तब जो है A3 प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी, और डी की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, तो हम डी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर ले रहे हैं, b माइनस ए अपान n प्लस 1। ठीक है, अब फिर A3 ये क्या हो जाएगा, an प्लस a प्लस 3b माइनस 3a अपान n प्लस 1। ठीक है, तो A3 इक्वल टू हो गया क्या, an प्लस 3b और a के में से 3a गया तो यहाँ हो जाएगा -2a अपान n प्लस 1। एक लाइन और लिखते हैं, A3 इक्वल टू जो है 3b हम यहाँ लिख रहे हैं पहले, और 3b हम आगे लिख ले रहे हैं, और प्लस a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a हम अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा n माइनस 2 अपान n प्लस 1। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अब 3 वैल्यू a1 a2 और a3 यानी कि a1 a2 और a3 की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हमको an तक चलना है। ठीक है, तो इसी का नेचर देखते हुए हम an तक चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हमको a1 क्या मिला है, फिर से एक बार a1 को यहाँ लिख लेते हैं। a1 हमको मिला है b प्लस an, b हम यहाँ पर इसको पहले लिख रहे हैं, b प्लस an अपान n प्लस 1। अब a2 की बात करें तो a2 हमको मिला है 2b प्लस n माइनस 1 अपान n प्लस 1। और a3 की बात करें तो a3 हमको मिला है 3b प्लस n माइनस 2 अपान n प्लस 1। ठीक है, हम तीनों का नेचर देखते हैं। a2 हमको, हम इसको जो है लिख सकते हैं, an जो हमको मिला है इसको हम लिख सकते हैं a2 n माइनस 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं। n माइनस 0 लिखेंगे तो उसको गुणा करेंगे तो an ही होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर चलें an तक, तब an की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पहले आप b को देखिए, जब यहाँ पर 1 है तो 1b, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2b, 3 है तो 3b। इसी तरह जब हम n तक पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, तो nb हो जाएगा, और प्लस
ए तो हर जगह वही इसी तरह से है, तो ए को हम ऐसे ही लिख देंगे। और n की बात है तो यहाँ पर 1 है तो n माइनस 0 आया है, 2 है तो n माइनस 1 आया है, 3 है तो n माइनस 2 आया है। यानी कि हम अगर n तक पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1। यानी कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ तो देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है। अगर हम n लिखेंगे तो n माइनस 2 होगा। ठीक है, अब बाकी नीचे n प्लस 1 तो सेम उसी तरह से हर जगह है तो ये वैसे ही उतर जाएगा। अब an की जो फाइनल वैल्यू हमको मिलेगी, क्या an की फाइनल वैल्यू हमको मिली nb प्लस an नहीं nb इज इक्वल टू a n जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है तो खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव यानी प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया अपान n प्लस 1। तो अब फाइनल an की वैल्यू हमको मिल गई a प्लस nb अपान n प्लस 1। ठीक है, ये तो था कोई दो संख्याओं a और b के बीच में n समांतर माध्य पद ज्ञात करना। ठीक है, ये तो जो है आर्टिकल हमने आपको बता दिया है। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आप पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो हम क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम इसी से बेस्ड क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।